दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर के डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं एपी सर। आइए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस को। और इसमें सबसे पहले पीआईबी तथा अन्य द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो न्यूज़ थी या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसके द्वारा नेशनल यूथ अवार्ड के लिए यानी पोर्टल ओपन कर दिया गया है। तो इसमें आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, हर साल 25 इंडिविजुअल जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष होती है, अगर उनके द्वारा कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया गया है तो उसके लिए दिया जाता है। इसके साथ ही 10 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्या क्या पुरस्कार में प्रदान किया जाता है? तो मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और कितना 1 लाख रुपये अगर कोई इंडिविजुअल है तब प्रदान किया जाता है। अगर कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें मेडल, सर्टिफिकेट और 3 लाख रुपये यानी नगद कैश के रूप में प्रदान किया जाता है। तो ये पहली न्यूज़ थी जो आपके लिए यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय ने होम अफेयर्स और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ मिल करके यानी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट यानी सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के जो आईजी डीआईजी होते हैं उनके साथ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। अब ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है विज्ञान भवन नई दिल्ली, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। और ये कब? तो ये 19 अक्टूबर 2022 को। और इसी के अंतर्गत एक स्कीम भी शुभारंभ की जाएगी जिसे क्या नाम दिया गया? यूनिफॉर्म टूरिस्ट पुलिस स्कीम, यूनिफॉर्म टूरिस्ट पुलिस स्कीम। तो ये स्कीम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला इस कॉन्फ्रेंस के क्या होंगे? चीफ गेस्ट होंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ करते हैं यूनिफॉर्म टूरिस्ट पुलिस स्कीम ये है क्या? तो यह पैन इंडिया पूरे भारत में टूरिस्ट स्पेसिफिक पुलिसिंग के लिए इसे लाया गया है, जिसमें सुटेबल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रेनिंग जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है, ताकि भारत में यानी जो टूरिस्ट पर्यटन स्थल है इसको भारतीयों के साथ साथ यानी घरेलू के साथ साथ जो विदेशी पर्यटक आते हैं उसके लिए एक सेफर इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा सके, एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके और भारत को एक टॉप मोस्ट पर्यटन के क्षेत्र में क्या किया जा सके? विकसित किया जा सके। तो ये इसका क्या है? प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। अगला फिर इम्पॉर्टेंट है एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है। तो ये पूछेगा कि एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह पंजाब में किया गया है। और पंजाब में भी यानी किस स्थान पे? तो पंजाब के संगरूर के लेहरा गागा नामक स्थान पे ये उद्घाटन किया गया है। और इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? तो इससे जो पंजाब, हरियाणा और जो दिल्ली के आसपास क्षेत्र में यानी जो पैडी होता धान, तो उससे 1 लाख टन जो धान का पुआल होता है इसको कंज्यूम किया जा सकेगा इसके माध्यम से। और इससे लगभग 600 से लेकर 650 टन फर्मेंटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी को प्रोत्साहन मिलेगा। अब इसमें बात आई इससे और क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या रोजगार भी मिलेगा? जी हाँ, 390 लोगों को प्रत्यक्ष और 585 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी इससे प्राप्त होने वाला है। अब इसी में एक और स्कीम का जिक्र किया गया जिसे सतत के नाम से जाना जाता है। तो सतत स्कीम की फुल फॉर्म पहले क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स एफोर्डेबल
टी से ट्रांसपोर्टेशन यानी स्कीम। तो ये सतत क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम, जिसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। ये किसके लिए है? तो ये इसी यानी जो अभी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया, ये पूरे भारत में यानी पूरे भारत में जो वेरियस अपशिष्ट यानी विविध अपशिष्ट और बायोगैस स्रोत हैं, उन्हीं के माध्यम से कंप्रेस्ड बायोगैस को यानी उत्पादित करने के लिए एक इकोसिस्टम को स्थापित किया जाए, इसी के लिए इसे लाया गया है। और पूरे भारत में कितने? तो 38 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को स्थापित किया जाएगा। इनमें से जो अभी ये स्थापित किया गया पंजाब में, ये भी एक है। अगला प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना, इसे वन नेशन वन फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो किसान भाई हैं उनको एफोर्डेबल यानी कीमत पर एफोर्डेबल क्वालिटी फर्टिलाइजर को उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसमें जो यूरिया, DAP, पोटास, जो विभिन्न प्रकार के जो ये फर्टिलाइजर होती थी, अब उनका केवल एक ब्रांड होगा, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? जिसे भारत यानी ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला फिर ये इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का यानी उद्घाटन PM मोदी जी के द्वारा किया गया। और इसी को शॉर्टकट में भी आपके सामने पूछा जा सकता है, IUHC 2022। तो I से इंडिया, U से अर्बन, H से हाउसिंग, C से कॉन्क्लेव। अब ये 3 दिन का क्या है? एक प्रकार का ये 3 डे इवेंट है, 3 दिन का इवेंट है, जो महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 19 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच इसका उद्घाटन होगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा। और ये राजकोट गुजरात में, ध्यान रखिएगा, यानी इसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा। अगला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन में क्या है? न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CJ, जिसे CGA के नाम से जाना जाता है, इसको CAG के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। यानी जो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये अलग है, ये संवैधानिक पद है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से लेकर के यानी 151 के बीच इनका उल्लेख किया गया। लेकिन जो CGA ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो इस पद पर यानी कौन? तो श्रीमती भारती दास को नियुक्त किया गया है। ये कौन? 27th यानी क्रम की हैं। और ये जो है CGA, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, जो प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अगले इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन में कि हाल ही में हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया गया। तो अब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ किया गया? तो ये श्रीनगर में किया गया है। अगला प्रोजेक्ट संजीवनी किससे संबंधित है? तो ये उड्डयन से ही संबंधित है। तो यहाँ आपको लिखा है फॉर हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, यानी अगर आपातकालीन कोई मेडिकल सर्विसेज हेलीकॉप्टर के लिए उपलब्ध करवानी हो तो ये प्रोजेक्ट संजीवनी उसके लिए लाया गया है। इसी प्रकार का उड्डयन क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट आकाश को भी यानी शुरू किया गया है। अगला द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। इसने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जिसे MSP के नाम से जाना जाता है, इसमें इंक्रीज करने की अनुमति दे दी गई है। रबी सीजन 2023-24 के लिए यानी क्या किया गया है? जो MSP होती है उसमें इंक्रीज कर दिया गया है। तो कितना यानी सबसे ज़्यादा किसमें हुआ? तो जो मसूर, जिसे लेंटिल के नाम से जाना जाता है, इसमें 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। रेपसीड व मस्टर्ड जो सरसों होता है, इसमें 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सैप फ्लावर में 209 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। अब अगर MSP देखें तो ये क्या होगी? तो गेहूं के लिए कितना? 2125 ये होगा, जिसमें 110 रुपये की वृद्धि की गई। और उसके बाद बारले अब 1735 रुपये प्रति क्विंटल होगा, इसमें कितना? 100 रुपये की वृद्धि की गई। चना 5335 यानी 5335 इसमें 105 रुपये की वृद्धि की गई। अगला मसूर 6000 हो गया है, पहले 5500 था, यानी अब कितना? इसमें 500 रुपये की वृद्धि की गई। और रेपसीड व मस्टर्ड तो इसमें 54
50 यानी 5450 रुपये, 400 रुपये की वृद्धि की गई। और सनफ्लावर 5650 रुपये प्रति क्विंटल, जिसमें 209 रुपये की वृद्धि की गई। तो इसको एक बार और आप देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्या इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव व प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन। ये पूछा जा सकता है ये कहाँ हुआ है, तो ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और एक कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अब अगला ये आपका छोटा कर दे रहे हैं, ये फिर आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है कि पीएम मोदी की गुजरात यात्रा 19 से 20 अक्टूबर 2022 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में रहने वाले हैं और किस उद्देश्य से जा रहे हैं ये आपका, तो सबसे पहले जान लीजिए गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन हो रहा है। तो ये डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम इंपॉर्टेंट है, तो ये पाथ टू प्राइड इसकी इस बार की थीम रखी गई। दूसरा ये लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन टिल डेट, यानी डिफेंस के क्षेत्र में जो इस प्रकार का अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट यानी भागीदारी के माध्यम से होने वाला एक प्रकार का आयोजन होगा। अब इसमें बात करें कि इसमें और क्या होगा, तो ये आपका पता चली गया, इसका कहाँ, गांधीनगर में होगा। और इसी के साथ मोदी जी के द्वारा गुजरात में बहुत सारी स्कीम का उद्घाटन करने वाले हैं। इनमें से लगभग 15,670 करोड़ रुपए के टोटल जो योजनाएं होंगी उनका टोटल लागत आएगी। तो ये 15,670 यानी लगभग 17,000 करोड़ रुपए का यानी प्रोजेक्ट का उद्घाटन ये करेंगे। अब इसी के अंतर्गत इनके द्वारा और क्या किया जाएगा, तो इसके द्वारा जो अदालज है गुजरात का, वहाँ पर मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन होगा। इसके अलावा इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 अभी भी पीछे भी बताएं, इसका राजकोट में उद्घाटन किया जाएगा। और मिशन लाइफ को कहाँ से, तो ये जो केवड़िया है वहाँ से लॉन्च किया जाएगा, जिसमें डिमांड, सप्लाई और पॉलिसी तीन चीज़ों को ये आपस में इंटीग्रेट करके और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या किया जाएगा, तो यहीं पर जो इंडियन ओशन रिम प्लस कॉन्क्लेव है इसका भी 2022 में यहीं पर यानी शुभारंभ होने वाला है। इसके अलावा 19 अक्टूबर को महात्मा गांधी कन्वेंशन एंड प्रदर्शनी सेंटर में यानी जो ये डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ होगा, तो ये गांधीनगर, और गांधीनगर में भी कहाँ होगा, तो महात्मा मंदिर कन्वेंशन और प्रदर्शनी जो सेंटर है वहाँ पर इसका यानी उद्घाटन किया जाएगा। अब इसी के साथ भारत में जो दूसरी बार होने जा रहा है कि इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग है, ये पहला तो ये लखनऊ में हुआ था, लेकिन ये दूसरा वाला है जो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग 2022 में होगा। और इसकी थीम क्या रखी गई, इंडिया अफ्रीका एडाप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जाइजिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये गांधीनगर में भी इसका आयोजन होगा, यानी इंडियन ओशन रिम प्लस कॉन्क्लेव और साथ में इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग दोनों का आयोजन यहीं पर होने वाला है। इसके अलावा अब अन्य कुछ फैक्ट फिगर की बात करें, भारत में इतना सब प्रयास क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भारत एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में अपने आप को यानी टॉप शीर्ष स्थान पर स्थापित करना चाहता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत ने भी टारगेट 2025 तक क्या यानी 2025 तक भारत के द्वारा एरो स्पेस व डिफेंस में $25 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें $5 बिलियन निर्यात से भारत क्या करने वाला है, हासिल करने वाला है। अब इसमें बात करें वर्तमान में सुरक्षा निर्यात कितना होता है, तो 2021-22 में 13,000 करोड़ रुपए का लगभग सुरक्षा जो डिफेंस रक्षा से संबंधित जो निर्यात है वो कितना 13,000 करोड़ रुपए किया गया, जबकि इसके पिछले साल अगर देखा जाए तो कितना 8,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया गया था। तो ये आपका ये मेंस में भी आपका काम आ सकता है। अब इसी में एक मिशन भी लॉन्च किया गया जिसे मिशन डेप स्पेस के नाम से जाना गया। तो ये किसके लिए है, तो ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस यानी को विकसित करने के लिए है, ताकि डिफेंस फोर्सेज इन द स्पेस डोमेन थ्रू इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप यानी स्टार्टअप और उद्योग के माध्यम से स्पेस डोमेन में डिफेंस फोर्सेज के लिए यानी इनोवेटिव सॉल्यूशन को विकसित किया जा सके। तो इसी के लिए मिशन डेप स्पेस को भी डिफेंस स्पेस को भी लॉन्च किया गया है।
अगर अन्य प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अन्य चीज़ों को देखें तो अन्य आपका, अब आपको पता है कि इस समय क्या हो रहा, तो इंटरपोल की 90वीं बैठक नई दिल्ली में हो रही है और उसी में इसके पीछे इंटरपोल वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ दो चीज़ें और जिक्र की गई कि क्या नेशनल पुलिस मेमोरियल और नेशनल वार मेमोरियल दोनों आपके पूछे जा सकते, तो याद रखिए इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला, भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये पूछा जा सकता। तो ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर इसका उद्घाटन किया गया, जिसे नाम क्या दिया गया, 61 यानी BOVRNALHSM1, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये नाम दिया गया है। अगला, अगर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की बात करें तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे, तो ये यूएसए के इतिहासकार हिस्टोरियन प्रोफेसर बारबरा मेटकाप को यानी क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया है। इसे कहाँ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला, बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे, कौन बने हैं, सौरभ गांगुली जी को बनाया गया। बात करें बंधन बैंक की तो इसे 2001 में स्थापित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कल कोलकाता है। अगला, एक बुक आने वाली है तो ये आपकी पूछी जा सकती है, बुक का नाम क्या है, द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, जो बॉब डायलन के द्वारा लिखी गई, जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। और इसका कब ये प्रकाशित होगी, नवंबर 2022 में प्रकाशित होने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग ये किसकी है, बॉब डायलन, नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डायलन की है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, 2022 का बुकर पुरस्कार यानी दिया जा चुका, तो ये किसको दिया गया है, तो ये श्रीलंका के जो लेखक हैं सेहान करुणातिलका, किसको दिया गया, सेहान करुणातिलका। और किस उपन्यास के लिए दिया गया, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये नाम उपन्यास का इनका ध्यान रखिएगा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। अगला फिर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आज का काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला, इंडिया के द्वारा जो सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उसे स्थापित कर दिया गया है, और ये न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं इसको ले जाने में क्या सामर्थ्य है, और ये जो समुद्र के अंदर चलती रहती है जिसको पता लगाना यानी क्या होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये 6000 टन इसकी कैपेसिटी है। INS अरिहंत इसमें जो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर्ड यानी बोट है उसको इसमें स्थापित किया गया है। तो ये INS अरिहंत 6000 टन की इसकी कैपेसिटी है। तो अगला ये ध्यान रखिएगा, अगला है 6 देशों में भारत इसी के साथ शामिल हो गया, जिसमें USA, रशिया, UK, फ्रांस, चाइना, 5 देश पहले थे जिनके पास इस प्रकार की कैपेसिटी थी, लेकिन भारत अब 6ठा देश बन गया है जो इस प्रकार की कैपेसिटी उसके पास भी हो गई है। अगर बात करें तो इसकी रेंज कितनी है, तो 750 किलोमीटर यानी 60 रेंज में है, जिसे क्या नाम दिया गया, K-15 इसका नाम दिया गया है, K-15 इसका नाम दिया गया है। अगला, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस की यानी मृत्यु हो गई, जो क्या थे, तो ये वैज्ञानिक थे जिसके द्वारा क्या, तो ORS का आविष्कार किया गया था, जिसे यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स के नाम से जाना जाता। जब भी क्या होता है, शरीर में निर्जलीकरण होता है, ग्लूकोज और साल्ट्स को मिला करके यानी क्या ये ORS का घोल दिया जाता है। तो ये इसी का आविष्कार इनके डॉक्टर दिलीप महालनोबिस के द्वारा की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला, भारत में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आया, तो ये सिंगापुर से FDI आया है। अब बात करें 2022 में कितना आया, तो 58.8 बिलियन US डॉलर भारत को FDI प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या शामिल होता है, तो मेंस का क्वेश्चन बनेगा, बौद्धिक संपदा से आप क्या समझते हैं, और बौद्धिक संपदा के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है, और इसके लिए भारत में क्या चुनौतियां हैं और किस प्रकार की यानी स्कीम को लाया गया है। अब बात करें इसमें, तो इसमें आप पेटेंट का नाम सुने ही हो, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इसके बाद ट्रेडमार्क, ये 3 नाम जरूर सुने होंगे। तो ये पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और ये भी नाम सुने होंगे इंडस्ट्रियल यानी डिजाइन, और ध्यान रखिएगा इसमें ट्रेड सीक्रेट और लेआउट डिजाइन को भी शामिल किया जाता है। तो इसको हमारे शामिल किए जाने का उद्देश्य ये था कि आप ट्रेड सीक्रेट और लेआउट डिजाइन को भी जान सकें। तो ये बौद्धिक संपदा में क्या क्या, पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क, लेआउट डिजाइन और क्या ट्रेड सीक्रेट को शामिल किया जाता। बात करें भारत का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 से भारत 130 देशों में भारत की रैंक कितनी है, 40। इसके पिछले साल 46 थी। तो भारत में काफ़ी सुधार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हो रहा। भारत ने इसके संबंध में 2016 में यानी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित एक नीति को भी यानी शुरू किया
है। अब आगे बात करें तो ये आपकी रिपोर्ट पूछी जा सकती है, हंगर हॉट स्पॉट आउटलुक 2022-23 से रिपोर्ट किसके द्वारा, तो ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य कृषि संगठन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया गया। तो दो यानी मिल करके FAO और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिल करके हंगर हॉट स्पॉट आउटलुक रिपोर्ट 2022-23 जारी की। अगला क्वेश्चन हमने ये आपका शामिल किया मेंस का, ये आप लोग आंसर लिखिएगा। ई अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके प्रबंधन की क्या चुनौतियां हैं, स्पष्ट करें। तो ये आप इस क्वेश्चन को हैंडल कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ई अपशिष्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होता है जो बेकार हो चुके हैं, अनुपयुक्त हैं, अनुपयोगी हैं और एज अपशिष्ट उनको शामिल किया जाता है। तो इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शामिल किया जाता है जो बेकार हो चुके हैं, गैर अनुपयोगी हैं, अनुपयुक्त हैं। और इसके लिए भारत में क्या चुनौतियां हैं, तो चूंकि इसमें लोगों की कम भागीदारी है, लोग इसमें एक सक्रिय रूप में कि ई अपशिष्ट को अच्छे से निपटान हो इसमें ध्यान नहीं देते। अगला बाल श्रमिकों की इसमें बहुत ज़्यादा जो ई अपशिष्ट में लगे हुए हैं, तो इसमें देखा गया कि 10 से 14 वर्ष के यानी 4.5 लाख बच्चे वर्तमान समय में ये जो भारत में ई अपशिष्ट कलेक्शन का काम करते उसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा भारत में जो भी कानून है उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए जो स्टेट के अंतर्गत स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गठित होना चाहिए, सभी राज्यों के द्वारा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन अभी तक नहीं किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी ये सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ई अपशिष्ट से लगभग 1000 से ज़्यादा जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनका इससे उत्सर्जन होता है। इसके अलावा ई अपशिष्ट का आयात विकसित देशों के द्वारा जो भारत जैसे विकासशील देश हैं इसमें कर दिया जाता है। तो इसमें 80% जो विकसित देश हैं ई अपशिष्ट का निपटान करने के लिए विकासशील देशों जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, घाना, नाइजीरिया जैसे देशों का सहारा लेते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर चुनौती है। इसके अलावा प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव है, यानी ई अपशिष्ट पर सरकार के द्वारा कोई इंसेंटिव स्कीम को भी नहीं लॉन्च किया गया है। तो ये सब आपको दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि भारत के द्वारा 2011 में ही अपशिष्ट प्रबंधन दिशा निर्देश 2011 जारी किए गए। इसके अलावा ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को भी भारत के द्वारा लॉन्च किया गया और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर EPR रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लागू किया गया। अर्थात अब जो कंपनी अपशिष्ट बनाती है उसी को क्या ये जिम्मेदारी रखी गई कि वह अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी आगे आए। तो EPR ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ P से प्रोड्यूसर है, यानी जो अपशिष्ट पैदा कर रहे उसी की जिम्मेदारी होगी कि इसके निपटान के लिए भी आगे आए। तो ये आज का डिस्कशन था। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये PDF आपको लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। इस वीडियो को अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो तो दोनों को जरूर करके लाइक सब्सक्राइब चैनल को करके जाइए। कल के करंट अफेयर्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।